दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अ, दुनिया इन दिनों। दुनिया इन दिनों के इस नए एपिसोड में हम बात करेंगे अमेरिका ईरान तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट की, रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष नई ऊंचाई पर, हूती और सऊदी अरब के बीच में जो नया फ्रंट खुला है उसकी, और कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग, पर्यावरणीय परिवेश पर, गाजा में गाजा में घातक हवाई हमले, वैश्विक मंदी और अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन पर कड़े फैसले, कनाडा में जो आग लगी वही है ये, चीन में लैंडस्लाइड। चीन में लैंडस्लाइड तो खैर अपनी जगह है, लेकिन जो कूटनीतिक सक्रियता बढ़ाई है उसने, उस पे भी बात करेंगे। सूडान के संकट पे बात करेंगे, वेनेजुएला में भूकंप और मानवीय संकट, यूक्रेन में युद्ध बीच सत्ता संघर्ष और 3 मंत्रियों को हटाया। इस तरह काफी चीजें हैं इसमें, लेकिन इनमें से हम कुछ चीजों को विस्तार से बताएंगे और बाकी आपके साथ में है ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिको में। अभी एक आध दिन पहले ही बहुत बड़ा भूकंप आया और उसने जो है पूरी मैक्सिको को हिला दिया। उसमें इतनी तीव्रता का 7.3 और 7.4 तीव्रता का बेहद शक्तिशाली भूकंप आया, और जिसमें झटके दूर दूर तक महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र प्रभावित क्षेत्र में भूकंप मुख्य रूप से दक्षिणी दक्षिणी मेक्सिको प्रशांत तट म्यूटो मादरो के पास ग्वाटेमाला की सीमा पर तक पहुंच गया। इसकी गहराई अमेरिकी वैज्ञानिकों के सर्वेक्षण से यूएसजीएस के अनुसार ये केवल 10 से 15 किलोमीटर की उथली गहराई पर था, जिसे वजह से झटके बहुत तेज थे। इसमें झटके मैक्सिको सिटी से लेकर पड़ोसी देशों ग्वाटेमाला और अल साल्वाडोर तक महसूस किए गए। दोस्तों, पूरी चर्चा करें उसके पहले ये अपील कि अगर आपने अभी तक भी हमारी YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, और सोशल ग्रुप्स में भी डालें और अपने दोस्तों और परिजनों को भी बताएं। उनसे निवेदन भी करें कि वो इस यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर चर्चा करता है। दोस्तों, आज हम दुनिया घुमा रहे हैं आपको, और मैक्सिको से शुरू किया हमने, लेकिन भूकंप के तुरंत बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी प्रणाली ने 300 किलोमीटर के दायरे में खतरनाक समुद्री लहरें उठने का अलर्ट जारी किया था। आफ्टर शॉक्स मुख्य भूकंप के बाद इलाके में लगातार 5.1 से 6 पॉइंट तीव्रता के झटके महसूस किए जा रहे हैं। गनीमत यह रही कि मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिवनाम और स्थानीय प्रशासन के शुरुआती आंकलन के मुताबिक अभी तक किसी बड़े जान माल की नुकसान या किसी की मौत की आधिकारिक खबर नहीं है, लेकिन मामूली क्षति की खबरें आ रही है। दोस्तों, इसके थोड़े दिन पहले ही ये लैटिन अमेरिका में है मैक्सिको, और इसके थोड़े दिन पहले ही वेनेजुएला में भी इसी तरह का भूकंप आया था। हम उसकी भी थोड़ी चर्चा करते हैं। वेनेजुएला भी दक्षिणी अमेरिका, लैटिन अमेरिका में ही है, और वेनेजुएला की एक मुश्किल ये है कि उसके ऊपर दोहरी मार है। एक तो वहां अभी राजनीतिक अस्थिरता है, क्योंकि ट्रंप साहब वहां के राष्ट्रपति को उठा के ले गए, और उपराष्ट्रपति वहां की कार्यवाहक राष्ट्रपति है जो फैसले नहीं कर पा रही है। और दूसरा ये भूकंप, और इसके चलते मानवीय संकट खड़ा हो गया। वेनेजुएला इस सदी के से भी अधिक समय की
सबसे प्राकृतिक आपदा और गहरे मानवीय संकट से जूझ रहा है। पिछले महीने की 24 जून 2026 को देश में आए दो विनाशकारी बैक टू बैक भूकंपों ने पूरे देश को तबाह कर दिया। इस तबाही के बाद देश में भूखमरी, लूटमार और बुनियादी सुविधाओं की पूरी तरह ठप हो जाने की से मानवीय संकट से गुजर रहा है। भूकंप की तीव्रता उत्तरी और मध्य वेनेजुएला में महज 39 सेकंड के अंतराल में 7.2 और 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप आए थे। इसका मुख्य केंद्र याराकुरा राज्य में था, लेकिन इसका सबसे भयानक असर राजधानी काराकास में और तटीय शहर ला गुआइरा पर पड़ा है। ला गुआइरा में तो 80% इमारतें जमींदोज हो गई, गिर गई। मतलब आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की संख्या 5,059 को पार कर गई है। इसके अलावा 16,740 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं और यूएन के अनुसार 50,000, यूएन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 50,000 लोग अभी भी लापता हैं, जिनके दबे होने की आशंका है। मतलब अगर ये 50,000 लोग अगर दबे हुए निकले तो आप समझिए कि मरने वालों की संख्या 60,000, 70,000 तक भी पहुंच सकती। ये आपदा ऐसे समय आई है जब देश में पहले ही राजनीतिक अस्थिरता और चरमराती अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। भूकंप के और स्थिति बिगाड़ दी। बिजली और संचार व्यवस्था ठप होने के चलते तथा भोजन पानी की भारी किल्लत के कारण लागुआरा जैसे इलाकों में दुकानों और स्टोरों में लूटपाट देखने को मिल रही है। 21,235 से अधिक लोग 107 शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। हजारों लोग पार्कों में सो रहे हैं। 1,300 से ज्यादा आफ्टर शॉक लगे हैं। महामारी फैलने का खतरा और बढ़ गया है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं और अस्पताल ठप पड़ गए हैं। दवाओं की कमी हो गई है। अमेरिका और 28 देशों ने मानवीय सहायता और राहत सामग्री वेनेजुएला को भेजी है, लेकिन स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। एक महीना हो गया है लगभग। 24 तारीख की घटना है, 24 जून की। आज 19 तारीख हो गई है, तो 25 दिन हो गए। अमेरिका ईरान का युद्ध भयंकर स्थिति में पहुंच गया है। अमेरिका ने अब नागरिक ठिकानों, पुलों, सड़क, विद्युत संयंत्रों पर हमले करना शुरू कर दिया। इन हमलों में बहुत लोगों के मारे भी गए हैं और 300 से ज्यादा घायल भी हुए हैं। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में इस बात की शिकायत की है कि अमेरिका नागरिक ठिकानों और पुलों और बिजली घरों पर हमले कर रहा है। यह युद्ध अपराध है। अमेरिका ने कैशवलैंड, बंदर अब्बास, खर्ग आइलैंड जैसे समुद्र तटीय क्षेत्रों पर भी हमले किए हैं, जोरदार हमले किए हैं। इधर ईरान के कमांडो सीरिया में घुसकर अमेरिका के सेंट्रल काम पर हमले किए हैं, जिससे कई सेना के जवान हताहत हुए, कुछ मारे भी गए। संख्या का आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है। इसी तरह इराक के कुर्द क्षेत्र में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं। कुर्द के आतंकी ईरान की सीमा में घुसकर हमले करते रहते हैं। वे ईरान के कुछ सीमावर्ती भाग पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्हें बुरी तरह मारा है। इसके अतिरिक्त बहरीन, कुवैत, कतर और ओमान पर भी अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए हैं और उनके रडार सिस्टम को तबाह कर दिया है। ट्रंप साहब एक और तो हमले कर रहे हैं और दूसरी ओर ईरान को वार्ता के टेबल पर आकर अमेरिका से डील करने के लिए धमका रहे हैं। लेकिन ईरान का कहना है कि उस वार्ता और डील का क्या फायदा, क्या मायने हैं जो एक हफ्ते भी न चले। डील करके हमला करने से अच्छा है एक बार आर पार की लड़ाई जंग हो जाए। इधर यमन के लड़ाकों ने हूती ने भी इजराइल पर हमले किए हैं। हूती और सऊदी अरब ने के नया फ्रंट खुल गया है तथा यूएई भी यमन की आधिकारिक सरकार पर हमले कर रही है, जिसे सऊदी अरब का समर्थन प्राप्त है।
कुल मिलाकर पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगी है। ये जो नया फ्रंट खुला है, इससे ये भी खबरें आ रही है कि पाकिस्तान यमन पर हमला कर, हूतियों पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान की सेना, क्योंकि उनका अभी समझौता हुआ था सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच में, कि एक दूसरे पर हमले को एक दूसरे के हमले माना माना जाएगा, और वो आपस में मतलब अगर हमें सऊदी अरबिया पे हमला हुआ तो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान उसका रिटेलिएट भी कर सकता है। लेकिन ये हमला जो है सऊदी अरबिया ने पहले किया। उनका विमान उतर रहा था, उस विमान को न उतरने देने के लिए बंद उस एयरपोर्ट पर हमले किए, और बाद में उसको इधर हुतियों ने धमकी दी है कि अगर ज्यादा मतलब छेड़छाड़ करोगे तो हम वो बावेल मंदिर जो रास्ता है उसको बंद कर देंगे, और उससे, और ये कर सकते हैं, इनमें है इतनी ताकत, और उससे लगभग 20% विश्व का व्यापार होता है। 12% तेल का व्यापार उसी रास्ते से होता है। वो रास्ता हिंद महासागर से, अरब अरब सागर से लाल सागर, स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर में खुलता है, और वहां से फिर यूरोप और जहाँ पे भी जाना होता है, तो इटली, यूरोप वगैरह वगैरह। तो ये रास्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर अमेरिका जो है फिर से हमले करता है तो हम बाबेल बंदर बंद कर देंगे। तो इस तरह से मतलब गुत्थी बहुत उलझ गई है। ब्रिटेन ने भी ईरान के विरुद्ध अपना बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि इसको हम बर्दाश्त नहीं कर। इधर दोस्तों, कनाडा के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। ये पर्यावरण का मामला भी है। इससे पर्यावरण खराब हो रहा है, वो तो है ही, लेकिन जो लगातार गर्मी बढ़ रही है उसकी वजह से ये आग लग रही है। पहल पर विश्व के पटल पर चर्चा में है। कनाडा के जंगलों में लगी भीषण आग के कारण सैकड़ों जगहों पर आग बेकाबू हो गई है, जिससे लाखों हेक्टेयर जमीन जल चुकी है। आग और उसके जहरीले धुएं से का ये संकट इतना गहरा है कि इससे कनाडा से लगे लेकर अमेरिका तक के कई बड़े शहरों को चपेट में ले लिया है। कनाडा में 800 से ज्यादा जगह जंगलों में भीषण आग लगी, जो बहुत तेजी से फैल रही है। विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक गर्मी और शुष्क मौसम के कारण जंगलों में यह आग बढ़ती है। अमेरिका हमलों के से 4 बार पोर्ट पर भी हमला किया अमेरिका ने। ये उस ईरान के साथ ही जुड़ा है हुआ है। और लेकिन ये पोर्ट तो ईरान का है, लेकिन भारत ने इस पर भारी निवेश किया हुआ है, क्योंकि ये एक सीधा मार्ग है ईरान से अफगानिस्तान से तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान वगैरह वगैरह, सेंट्रल एरिया एशिया में, एशिया के इस भाग में पहुंचने के लिए ये रूस और तुर्की तक जाता है। तो और इससे हमें हमारे यातायात, जो हम नया एक मार्ग खोल रहे थे, उसमें जन संकट आ गया है। पहले ही संकट था, क्योंकि ईरान पे जो प्रतिबंध लगे थे उसकी वजह से भारत का जो 4 बार निवेश था वो रुक गया था, वहाँ विकास का काम भी रुक गया था। लेकिन अभी ये हमलों से और ज्यादा परेशानी हुई है। अब ट्रम्प साहब हमारे दोस्त हैं या दुश्मन, ये तो सरकार को ही तय करना है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के देश पर कैसे हमले कर। अब इसके साथ ही सूडान में एक बड़ा भयंकर संकट आ गया है, और सूडान का यह गृह युद्ध चौथे वर्ष में प्रवेश कर गया है। मजे की बात यह है कि गृह युद्ध में जनता नहीं लड़ रही है, उसमें वहां के सैनिक और अर्ध सैनिक बल दोनों आपस में लड़ रहे हैं। ये 2023 में शुरू हुआ संघर्ष चौथे वर्ष में प्रवेश कर गया है, और लड़ाई सूडान की सेना और अर्धसैनिकों में हो रही है। लेकिन ये दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बनकर उभरा है। संयुक्त राष्ट्र संघ राहत एजेंसियों के अनुसार करोड़ों लोगों को भोजन, दवा और आश्रय की आवश्यकता है। लाखों लोग घर छोड़कर जा चुके हैं, और भूखमरी की स्थिति लगातार गंभीर हो रही है।
जा चुके हैं, मतलब शरणार्थी हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि ये गम अरेबिक का उपयोग कीटल पेय, दवाओं और कॉस्मेटिक्स में होता है। उसका अवैध व्यापार जो है अ, युद्धरत पक्षों को आर्थिक संसाधन उपलब्ध करा रहा है। मतलब दोनों इस गम अरेबिक का अवैध व्यापार कर रहे हैं, और उससे जो पैसा मिल रहा है उससे ये लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आर्थिक। सूडान का संकट केवल एक देश का गृह युद्ध नहीं है। ये दिखाता है कि जब राज्य की संस्थाएं टूटती है तो सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुकाता है। आज सूडान के भूख विस्थापन और हिंसा मिलकर 21वीं सदी का सबसे गंभीर मानवीय संकट में से एक खड़ा हो गया है। अब दोस्तों एक फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं जरा बीच में। मुकाबला अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन में बहुत कांटे की टक्कर होगी, और ये टक्कर फाइनल की टक्कर है। और अर्जेंटीना पिछली बार का भी फाइनल जीता था, और इस बार भी फाइनल जीतने के लिए ही उतरेगा। लेकिन स्पेन जो है, स्पेन की मतलब स्पेन की डिफेंस बहुत मजबूत है। तो अर्जेंटीना का फॉरवर्ड जो है बहुत दमदार है। तो दोनों में देखते हैं, बड़ा जबरदस्त ये होने वाला है मुकाबला। और अ, तीसरे नंबर के लिए कल शायद फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध हुआ होगा, पता नहीं वो। और ये मैच जो अर्जेंटीना और स्पेन का है वो आज ही होना है। तो ये आज आज जो है ये बड़ा जो मेला फुटबॉल का चल रहा था पिछले काफी दिनों से, 15-20 दिनों से, वो जो है आज समाप्त हो जाए। देखते हैं कौन जीतता है। ये बड़े उत्सुकता की बात है, सारा विश्व इसके ऊपर नजर गड़ाए बैठा है कि, क्योंकि फुटबॉल जो है बहुत स्टेमिना वाला खेल है, और पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा होती है, और वर्ल्ड वर्ल्ड इसको देखता है। उसमें कोई दो राय नहीं। मतलब क्रिकेट विकेट भी हैं, क्रिकेट हॉकी और सारे देश खेल हैं, लेकिन वो फुटबॉल का कोई मुकाबला। दोस्तों दो दो तीन खबरें और रह गई है मेरे पास, जो जिसकी बात करना बहुत जरूरी है। तो चीन की कूटनीतिक सक्रियता आजकल बहुत चर्चा में है। हाल ही के दिनों में चीन कूटनीतिक सक्रियता बढ़ रही है। एक और वो ईरान और अरब देशों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ रक्षा सौदे भी कर रहा है। दूसरी ओर दक्षिणी एशिया में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन ने बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका वो अब म्यांमार में भी आर्थिक तथा रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, और एक तरह की चुनौती है। इसको हमको देखना चाहिए, और हमें चुप नहीं बैठे रहना चाहिए। बांग्लादेश में तिस्ता परियोजना और अन्य कई परियोजनाएं हैं जिस पर चीन जो है रणनीतिक हिस्सा है। और बांग्लादेश में ही चटगांव बंदरगाह पर भी काम शुरू करने वाला है। तो चटगांव बिल्कुल भारत के नजदीक, इससे हमारे को बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ वो सैनिक अड्डा भी बनाएगा। चीन आसियान देशों, विशेष तौर पर कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहा है। दक्षिणी चीन सागर विवाद को नियंत्रण में रखने के साथ ही आर्थिक सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन स्वयं को विकासशील देशों का प्रमुख साझेदार बताने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। अब अफ्रीका व अरब देशों, मध्य एशिया और लैटिन अमेरिका में निवेश बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य पश्चिम के देशों के साथ संतुलन बनाना है। चीन की कूटनीति अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, वह सड़क, रेल, बंदरगाह, ऊर्जा और जल परियोजनाओं के माध्यम से अपना भू राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रहा है। दक्षिणी एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में यही सक्रियता आने वाले वर्षों में भारत के लिए मुसीबत बन सकती है।
यूक्रेन और रूस की युद्ध की चर्चा और करेंगे दोस्तों। और वो इसलिए भी जरूरी है कि अभी वो तेज हो गया है यूक्रेन। रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। रूस ने ओडिशा सुमी शहरों के में भीषण मिसाइल हमले किए हैं, जिससे जान माल की हानि हुई है। यूक्रेन ने ड्रोन हमलों से सबके सीमावर्ती क्षेत्र में तबाही तबाही हुई है। अ, इसके साथ ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर और पेट्रोल रिफाइनरियां हैं, इन पर हमला करके रूस की स्थिति को बहुत ही कमजोर कर दिया है। और रूस के जो तेल निर्यातक देश है, जो क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा निर्यात, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन बड़ा निर्यातक देश है, उसकी हालत ये कर दी है कि उसको तेल जो है आयात करना पड़ रहा है। इस तरह तेल का संकट रूस में पैदा हो गया है। इसके साथ ही क्रीमिया पर भी हमले करके रूस को बैकफुट पर लाने का प्रयास किया। यह अलग बात है कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव में भयंकर हमले करके नागरिकों को बंकर की शरण लेने को मजबूर कर दिया। इसी समय यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक व्यापक मंत्रिमंडल फेरबदल किया, जिसमें प्रधानमंत्री को तक को हटा दिया। प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, तीनों बड़े महत्वपूर्ण पद हैं, तीनों को उन्होंने हटा दिया और उनकी जगह नए लोग लाए। अब अब इनको हटाने से, खास तौर से रक्षा मंत्री को हटाने के समर्थन में, रक्षा मंत्री फिडोरोव को हटाने से वहां की जनता में बहुत गुस्सा है, आक्रोशित हो गई है वो, और सड़कों पर उतर आई है और मांग कर रही है कि फेडोरोव को वापस लो। जेलेंस्की का विरोध ही नहीं कर रही है जनता, उनका इस्तीफा तक मांग रही है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में फेडोरोव के आने के बाद तेजी आई और उन्हें कूटनीतिक मतलब सैन्य सफलता भी मिली। उन्होंने जैसे रिफाइनरी पर हमला करके, जैसे उन्होंने संकट, रूस को संकट में ले आए, उसी तरह से क्रीमिया पर हमला करके भी रूस को जो है सोचने को मजबूर किया। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार जेलेंस्की को इतना बड़ा विद्रोह या इतना बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है और सहन करना पड़ रहा है। तो ये दोस्तों बड़ी बड़ी खबरें थी विश्व की 5-7 दिनों की, 8 दिनों की बीच की, जो मैंने आपके सामने रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारी यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और नए विषय के साथ।